महज एक तस्वीर नहीं है। न्यूज़ इंडिया ये पूरी कोशिश कर रहा है कि बारीक से बारीक जानकारियां अपने दर्शकों को हम साझा करें, क्योंकि इसी पर हम विश्वास भी करते हैं। हमने आपको बुलाया और अब आप इस इमेज को देखिए, ये उन सीट नंबर पर बैठे हुए लोग जिनकी जानकारी अभी तक मिली है, कुछ वहां उस रो पर बैठे थे। आप विस्तार से बता पाएंगे कि ये जो सीट है, ये वाला सेक्शन, ये इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास में आता है। उसके नीचे जब आप जाएंगे तो इकोनॉमी सेक्शन आ जाता है। ये जो सीट नंबर हम बता रहे हैं ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शख्स, सीट नंबर 11A वाला शख्स जो रमेश कुमार, जिनका नाम विश्वास कुमार रमेश, जो कि 11 नंबर सीट पर बैठे थे, 11A पर ये बैठे हुए थे उस वक्त। और जिस वक्त ये हादसा हुआ, उनका ये कहना है कि वो अचानक से बाहर आ गए, उन्हें नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। उस वक्त वो भी बेहोश हुए, लेकिन ये इमरजेंसी एग्जिट के बिल्कुल पास ये सीट थी। आप इसे कैसे समझाना चाहेंगे आम भाषा में हमारे दर्शकों को? ये पूरा स्ट्रक्चर जरा समझाइएगा। देखिए, जैसे आप इसमें दिखा रहे हैं, सिटिंग प्लान है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का, और ये 12 जून की जो फ्लाइट थी उसके अंदर जो सिटिंग प्लान है, जो पैसेंजर्स जहाँ थे उनकी उस टाइम की मौजूदा स्थिति, वो कहाँ बैठे हैं वो दिखाया गया था। इसमें XCM गुजरात श्री विजय रूपानी जी का भी बताया कि बिजनेस क्लास के अंदर 2D पे यहाँ पर वो लोकेटेड थे इस सीट के ऊपर। और जो सर्वाइवर इसके अंदर था, जिसका रमेश के नाम से है, वो 11A पे यहाँ पे सर्वाइवर था, जो एग्जिट गेट के बिल्कुल पास थी। तो अगर इस पूरे प्लेन को आप एक बार डायगोनल देखे हैं इसको ड्राइंग के हिसाब से, तो इस पे आप पूरा नज़र मार सकते हैं। बहुत बड़ा प्लेन है, इसके विंग स्पैन भी बहुत बड़े हैं, और इसका जो बेली रूट है, नीचे बेली वाला स्पेस होता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। इसको छोटा सा मैं क्लियर करने के लिए आपको एक इसका आउटर वो दिखाना चाहता हूँ। अगर इसके आप नज़र मार सकते हैं, सिर्फ एक बार नज़र मारने के लिए कि इसका बाहर से ये देखने में इस हिसाब से आपको प्लेन लगेगा। और विजय रूपानी जी यहाँ बैठे हुए थे, और ये जो है क्या नाम है, रमेश जो बचे हैं इसमें सर्वाइवर, वो यहाँ बैठे हुए थे। तो और इसका अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जब इस प्लेन को असेंबल किया जाता है तो इसको 3 पार्ट के अंदर असेंबल किया जाता है। इसको हम मेन फ्यूजलाज बोलते हैं, जो आप वो कॉकपिट से लेके और ये टेल तक इसको कंसीडर करते हैं। इसको 3 पार्ट के अंदर हम जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसको जोड़ती है। जो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राफिक्स, अगर इसके ऊपर आप नज़र मारना चाहें, जैसे एक पार्ट इसका ये है जिसमें बिजनेस क्लास और कॉकपिट आता है, दूसरा मिडल सेक्शन है ये जिसके अंदर इसके विंग्स जुड़े होते हैं, और इसके अंदर इकोनॉमिक क्लास होती है, ये वाली होती है। इसके अंदर ही इमरजेंसी एग्जिट जो ओवर द विंग के ऊपर खुलती है इमरजेंसी केस के अंदर। और अगर आप लास्ट वाला फ्यूजलाज जाते हैं, थर्ड पार्ट, जिसके अंदर आपका प्लेन का लास्ट वाला एंड वाला पार्ट होता है, जिसको हम अपनी टेल वाला पार्ट होता है, इसको हम कोन बोलते हैं, जिसके अंदर FDR ब्लैक बॉक्स और ELT जो है लगा होता है, ELT इमरजेंसी ट्रांसमिट लोकेटर होता है, इस तरीके से होता है। तो जैसे आप बता रहे हो कि रमेश कैसे इसके अंदर सर्वाइव किया, तो मैं अगर इस विजुअल के तरीके से आपको समझाना चाहूं तो आप बड़े अच्छे से इसको समझ सकते हैं। जैसे 1 पार्ट हो गया ये इसका आपका, और ये मिडिल वाला पार्ट हो गया, थर्ड वाला पार्ट हो गया। जब भी कोई प्लेन इन त्रासदी या इमरजेंसी लैंडिंग या क्रैश लैंडिंग करता है, तो जब वो धरती के संपर्क में आता है, जमीन के संपर्क में आता है और बैली लैंडिंग करता है, और जब वो ब्रेक होता है वो 3 हिस्सों में ब्रेक होता है। जैसे इसको असेंबल करते हुए मैंने दिखाया हुआ, सेम इसी पोजीशन में 3 हिस्सों में ये ब्रेक होता है। और इसका ब्रेक होने का जो तरीका होता है वो जिग-जैग पोजीशन में ब्रेक होता है। जैसे मैंने आपको बताना चाहता हूँ, आपको जस्ट समझाने के लिए, इस तरीके से अगर आप लेंगे तो ये तरीका होता है। तो फ्रंट वाला हिस्सा जो होता है कॉकपिट और इसका, तो यहाँ पर होता है ये वाला हिस्सा, जो यहाँ से ब्रेक होने के ऊपर इसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ से ये 3 हिस्सों में ब्रेक होता है जब ये जमीन के ऊपर टच होता है। यहाँ से ले लीजिए आप एक हिस्सा आगे का, फर्स्ट कॉकपिट और बिजनेस क्लास हो गया, मिडल वाला हिस्सा विंग्स और ये वाला आपका यहाँ तक हो गया एक हिस्सा, और तीसरा हिस्सा ये वाला हो गया, कोन वाला हिस्सा हो गया। तो अमूमन नॉर्मल इसको इस तरीके से डिजाइन और एक्सपेरिमेंट करने के जब इसको बनाते हुए इसको एक्सपेरिमेंट किया गया इसके ऊपर, तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया कि इसको 3 हिस्सों में जब ये जमीन से टकराएगा, मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गई है, इंजन फायर हो गया है, फ्लैप पावर चली गई है, बर्ड हिट हो गया है, या कोई ऐसी बात हो गई है, वेदर खराब हो गया है और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है, आप रनवे के पास नहीं है और दूर हैं, या जमीन से जब टकराएंगे तो उसको हम ग्लाइड करके प्लेन को कोई ऐसे सेफ जोन में लेके जाते हैं जहाँ पे पानी हो। पानी में तो ये ब्रेक नहीं होगा, वैसे ही रहेगा, इम्पैक्ट लेगा, पानी के अंदर ये फ्लोट करता रहेगा 3, 4, 5 घंटे तक, जब तक इसको हम निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं कॉकपिट वाले एरिया पर आना चाहूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा इस पर भी
चर्चा हो रही है और ये मुझे लगता है दर्शक को भी समझना चाहेंगे। ये कॉकपिट वाला जो पार्ट है जिसपे पायलट और को पायलट जो है वो कंट्रोल रखते हैं पूरा। अब उस समय पर एक जहाज जब उड़ता है या फिर जब उड़ान यात्रा भरता है या फिर जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है, तो ऐसे में क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से ये एटीएस, जिसको ये कहा जा रहा है कि उन्होंने उसके साथ कम्युनिकेट किया एटीएस के साथ लेकिन उनका जवाब नहीं आया, या समय पर वो रैपिड रिस्पॉन्स का जो एक समय होता है, जरा विस्तार से बताइएगा इसका क्या भूमिका है? देखिए, एक चीज मैं पहले वाले क्वेश्चन को क्लियर कर दूं। विजय रूपानी जो यहाँ बैठे हुए थे जब प्लेन गिरा, विजय रूपानी यहाँ बिजनेस क्लास में बैठे, रमेश यहाँ बैठे थे जब प्लेन गिरा था, तो ये 3 हिस्सों में ब्रेक हो गया था। आगे वाला हिस्सा बिल्डिंग के कॉकपिट हिस्से में फंस गया था, पीछे वाला बिल्डिंग पे फंस के लटक गया था, और ये वाला बिल्डिंग के ऊपर एज इट आज भी आप पिक्चर में देखते हो तो ऊपर फंसा हुआ है। फंसा हुआ है। और मुझे लगता है ये सारे पैसेंजर बच सकते थे। सब इन पैसेंजर्स का, हमारे भाई बहनों का जो लोग गए हैं इसके अंदर, उनके जाने का एक रीजन है कि इंजन प्लेन के अंदर आग लग गई। अगर आग ना लगती, ऐसी कुछ मेहरबानी हो जाती, तो आज मुझे लगता है इसमें से 85-90% पैसेंजर्स जो है बच जाते। और इसके रमेश के बचने का भी रीजन ये रहा है कि बिल्कुल एग्जिस्ट पॉइंट पे था, जब ये ब्रेक होके अलग हुआ होगा तो ये यहाँ पर बैठा था, और जब तक आग ने इस पूरे जहाज को जो है वो कवर नहीं किया था, तो ये यहाँ से कूद के ये निकल गए हैं यहाँ से। उस टाइम पे इन्होंने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को दिखाया और अपनी जान जोखिम में जाते हुए देख के इसने आपको सर्वाइव किया और यहाँ से भाग खड़ा हुआ, क्योंकि ट्रॉमा इतना जबरदस्त था, झटका इतना जबरदस्त था कि जो पैसेंजर है वो समझ ही नहीं पाए हुआ क्या है। जब तक वो अपने हार्नेस, अपने सीट बेल्ट को खोलते, तब तक प्लेन के अंदर जो फ्यूल था लगभग 1.5 लाख से लेके 1,40,000 लीटर के आसपास, वो एक बम का रूप ले चुका था और पूरे जहाज को कवर चुका था। मिडिल रो में अगर कोई सिटिंग्स हैं, जैसे कि हम ये दिखा भी रहे हैं, कुछ लोग यहाँ इस साइड बैठे हुए थे, कुछ लोग इस मिडिल रो में बैठे हुए हैं, और वहां पर भी आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी तो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या संभावना नहीं थी कि यहाँ तक भी जो आसपास लोग बैठे हुए हैं? ये वाला हिस्सा जो था ये पूरा फायर की आग की चपेट में आ चुका था, और ये बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से पे अटका हुआ था, और जल के जब तक राख हो चुका था, और जब आग स्लोली इधर बढ़ रही थी, तब तक ये रमेश यहाँ से कूद के निकल चुके थे। अब इसके बाद हम आते हैं कॉकपिट वाले हिस्से पे। जैसे आप बता रहे हैं कि कॉकपिट में कम्युनिकेशन कैसे रहता है, एटीसी के साथ क्या रहता है। जैसे आपको मालूम है, फ्लाइट ने जैसे ही टेक ऑफ किया था, टेक ऑफ के तुरंत बाद ही मेडे कॉल डिक्लेयर कर दी गई थी कैप्टन सुमित सब्बरवाल के जरिए, और जब तक वो कॉकपिट के द्वारा जब एटीसी के पास कम्युनिकेशन कॉल मेडे की उनके पास आई, उन्होंने सुनी, वो हरकत में आते, तब तक इतना समय नहीं था कि उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाता। समय विदिन 20 से 17 सेकंड के बीच में ये हादसा हो गया, क्योंकि जब प्लेन टेक ऑफ करता है रनवे से और हवा में गया था तो 600-700 हाइट की फीट पे था। अगर एक इसमें ये भी करिश्मा हो जाता कि प्लेन हमारा 1000-2000 फीट तक चला जाता, तो उसमें भी इस प्लेन को कहीं सेफ खुली जगह में लैंड किया जा सकता था। लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि प्लेन जो है 600-700 फीट तक ही जा पाया, और जब तक उसके अंदर ड्रैग और जो है, इसको 2 चीजें होती हैं, आरओसी और आरओडी। आरओसी होती है रेट ऑफ क्लाइंबिंग और रेट ऑफ डिसेंडिंग। ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं इंजन के थ्रस्ट के ऊपर, इंजन की पावर के ऊपर। जैसे मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि आरओसी और आरओडी, इसके अंदर एक बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, और इतनी जल्दी रेट ऑफ डिसेंडिंग इतना फास्ट था कि एटीसी या इसके अंदर आप इसको सेफ जोन में ले जाने के लिए समय नहीं था। वो कुछ ही सेकंड के अंदर बिल्डिंग के ऊपर जाके गिर गया। एटीसी को इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी, डिस्ट्रेस कॉल रिसीव होने के बाद भी एटीसी इसमें कुछ नहीं कर पाई। जब तक वो उसके ऊपर एक्शन लेती, तब तक ये जहाज बिल्डिंग के ऊपर जाके गिर चुका था, और वो रिप्लाई करने में असमर्थ रहे, और उनका संपर्क जो था एटीसी से ब्रेक हो चुका था। यानी कि जब हम ये मानते हैं कि इंजन अगर इस तरफ है, इनमें अगर खामी आती है जी, सबसे पहले बताइएगा कि, क्योंकि हम बर्ड हिट का भी बात करते हैं, क्योंकि पायलट की सबसे बड़ी चैलेंजेस, और पायलट जो होता है किसी भी विमान को जब वो उड़ान भर रहा है, तो उसके आगे सबसे बड़ी 3 चैलेंजेस होते हैं जो वो नहीं चाहता कि उनके साथ हो। बर्ड हिट हो, या फिर थ्रस्ट लेवल की जब हम बात करते हैं उसका इशू क्रिएट ना हो, या फिर मौसम की खराबी ना हो, या फिर वजन ज्यादा ना हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, क्या ये इस वाले केस में भी फैक्टर रखती हैं या इंपॉर्टेंस रखती हैं? इंजन इस तरफ है, और जो पीछे बैठे हुए लोग हैं उनका क्या संभावना थी? जैसे कि आपने बोला कि अगर 90-80% लोग बच सकते थे अगर फायर नहीं होता, अगर फायर नहीं होता जी।
अगर आग नहीं लगती तो मुझे लगता है कि हमारे काफ़ी लोग इसमें बच सकते थे। सर्वाइवर की जो आज संख्या 1 है, वो लगता है मुझे कम से कम भी 200 या